नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। जब कॉइनबेस की एनालिस्ट डाउनग्रेडिंग द्वारा निवेशकों को इंडस्ट्री स्पेसिफिक इश्यूज की याद दिलाई जाती है जो कंपनी कैथी वुड्स की परचेसिंग लिस्ट में है, तब फेवरेबल इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स पर निवेशकों का उत्साह फीका पड़ जाता है। बिटकॉइन हाल ही में $23,618 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले 24 घंटों में 4.8% नीचे देखा गया, जो एक दिन पहले अपने उच्च स्तर पर $25,100 पर था। जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो हाल ही में $1,650 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 3.57% कम हो गई है और अब ये $1.08 ट्रिलियन है। इसी समय में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम में 20.91% की बढ़त देखी गई है, जो कि $81.96 बिलियन है। डीफाई हाल में इस वॉल्यूम के 9.86% के साथ $8.08 बिलियन बनाता है, जबकि स्टेबल कॉइन्स का 92.18% $75.55 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.4% गिर गया है और हाल में 42.36% है। G20 के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने 16 फरवरी को घोषणा की कि वे वल्नरेबिलिटीज और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में डेटा गैप्स को दूर करने के लिए कदम उठाएगा, जो पिछले साल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के कोलैप्स से हाईलाइट हुआ था। तेजी से एक्सपैंड और अनरेगुलेटेड डीफाई सेगमेंट बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के पब्लिक ब्लॉकचेन्स के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी एसेट्स में ट्रेडिंग, बोरोइंग और लेंडिंग प्रदान करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि FSB मेंबर देश अब क्रिप्टो मार्केट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग के हिस्से के रूप में डीफाई से वल्नरेबिलिटीज का प्रोएक्टिवली एनालाइज करेंगे। यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेटर्स ने नागरिकों की डिजिटल पहचान के दायरे में प्राइवेसी को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 9 फरवरी को इंडस्ट्री, रिसर्च और एनर्जी कमेटी ने यूरोपियन डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में अपने संशोधनों में जीरो नॉलेज प्रूफ्स के स्टैंडर्ड को शामिल किया है। लेटेस्ट अपडेट कमेटी द्वारा 55 से 8 वोट द्वारा अप्रूव किया गया था। ऐसे में ड्रॉट अब नेगोशिएशन के ट्रायलॉग फेज की ओर बढ़ेगा, जबकि लेटेस्ट ड्राफ्ट अभी भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। प्रेस रिलीज स्पेसिफाई करता है कि यूरोपियन यूनियन के नागरिकों को उनके डेटा पर पूरा नियंत्रण दिया जाएगा, ये तय करने के एक विकल्प के साथ कि कौन सी जानकारी साझा करनी है और किसके साथ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा फंड किए गए फाइनेंशियल रेगुलेटर इंटरनेशनल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस रेगुलेशंस पर जोर दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कई नोबल सर्विसेज की पेशकश के बावजूद ट्रेडिशनल फाइनेंस से डीफाई के फंक्शंस महत्वपूर्ण रूप से अलग नहीं है। FSB के अनुसार कुछ ट्रेडफाई फंक्शंस को दोहराने का प्रयास करके नई तकनीकों के उपयोग इकोसिस्टम इंटरलिंकेजेस के उच्च स्तर के रेगुलेशन और कंप्लायंस की कमी के कारण डीफाई संभावित कमजोरियों को बढ़ाता है। इसके अलावा अथॉरिटी ने दावा किया कि डीफाई सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन की एक्चुअल डिग्री फाउंडिंग ओरिजिनेटर्स के कथित दावों से अक्सर काफी हद तक डिस्ट्रैक्ट होती है। गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप नेफ्टा ने सीड फंडिंग में $5 मिलियन जुटाए हैं। नेफ्टा ने 15 फरवरी को घोषणा की कि प्ले वेंचर्स ने अपने फ्यूचर फंड से $2.5 मिलियन के निवेश के साथ राउंड को लीड किया। राउंड में अन्य निवेशकों में पॉलीगॉन वेंचर्स, 7X वेंचर्स, स्पर्मियन और पीकस कैपिटल शामिल थे। फाउंडर और CEO जिशान विलिंक ने के अनुसार नेफ्टा अब $32.5 मिलियन का है। पिछले 8 महीनों में इसकी वैल्यूएशन में 225% की बढ़ोतरी हुई है। विलिंक के अनुसार नेफ्टा का मूल्य $10 मिलियन था जब इसने पिछले जून में पीकस कैपिटल से प्री सीड फंडिंग में $1 मिलियन जुटाए थे। विलिंक ने कहा, सीड राउंड नेफ्टा की कुल फंडिंग को $6 मिलियन तक लाता है। सौदे के हिस्से के रूप में प्ले वेंचर्स के जनरल पार्टनर केन रिक नेफ्टा बोर्ड में शामिल होंगे। वेब3 नेटिव मैसेजिंग प्लेटफॉर्म साल्सा ने IDO, कोलैब VC और Inflection.xyz के लीड में प्री सीड फंडिंग राउंड में $2 मिलियन जुटाए हैं। साल्सा को अपने हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप को अपने ऑडियंसेस को शामिल करने के लिए क्रिप्टो नेटिव तरीके की तलाश करने वाले ब्रांड्स में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साल्सा मोबाइल ऐप जो अब बीटा में है, जो यूजर्स को रेलेवेंट लोगों और ब्रांड्स को खोजने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। यूजर्स अपने वॉलेट या डिसेंट्रलाइज्ड आईडी के साथ साल्सा में लॉग इन करते हैं और ऐप ऑन चेन डेटा का इस्तेमाल ये सुझाव देने के लिए करता है कि इस यूजर्स के पास क्या कॉमन है, जैसे रीसेंट इवेंट अटेंडेंस या वेब3 कम्युनिटी में कोई पार्टिसिपेशन।
इसका गोल टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड जैसे वेब 2 प्लेटफॉर्म से यूजर्स को लाना है जो मूल रूप से ऑन चेन डेटा को नहीं समझते हैं और एक फ्रैगमेंटेड यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और कई इन्वेस्टर्स ने राउंड में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें नाडर अल नजी, लियाम हॉर्न, डैन रोमेरो, बालाजी श्रीनिवासन, हेनरी स्टर्न, खान तसिंगा, पोर्टिसियो वॉटहॉल्टर और जी मनी शामिल हैं। Web3 कम्युनिकेशन स्टार्टअप सेंडिग लैब्स ने इंसिग्निया वेंचर पार्टनर्स, माइंडवर्क्स कैपिटल और सिग्नम कैपिटल के लीड में सीड राउंड में $12.5 मिलियन जुटाए हैं। K3 वेंचर्स, लिंकफेंग इनोवेशन फंड, अप ऑनेस्ट कैपिटल और आईपोलो इन्वेस्टमेंट ने डील में पार्टिसिपेट किया, जो पिछले महीने फाउंडर्स मेसन यांग और जो यू के अगस्त में फंडरेजिंग के बाद बंद हो गया। वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया गया था। यांग और यू ने मोपोटैब की स्थापना की, जो डॉल्फिन के पीछे की कंपनी है, जो फर्स्ट एंड्रॉइड ब्राउजर्स में से एक है, जिसके 130 देशों में 200 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। फाउंडर्स के अनुसार जब गूगल अपना खुद का ब्राउजर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था, तब उसने API एक्सेस का उल्लंघन करने के दावों की वजह से डॉल्फिन को ऐप स्टोर से हटा दिया। फंड का इस्तेमाल अवलांच और आर्बिट्रियम सहित दूसरे लेयर 1 और लेयर 2 नेटवर्क के साथ साथ लेयर और CUI जैसी नॉन EVM चेन्स के साथ इसके इंटीग्रेशन को स्पीड अप करने के लिए किया जाएगा। एक्स्ट्रा कैश का इस्तेमाल एक कम्युनिटी एम्बेसडर प्रोग्राम को शुरू करने और सेक्टर स्पेसिफिक SDK के डेवलपमेंट के लिए भी किया जाएगा। डेलावेयर डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंक्रप्सी कोर्ट के जज जॉन डॉर्सी ने डिफंक्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में एक नई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से इनकार कर दिया। डॉर्सी ने यूनाइटेड स्टेट्स के जस्टिस डिपार्टमेंट के बैंक्रप्सी वॉचडॉग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसमें तर्क दिया गया कि फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, इनकॉम्पिटेंस, मिसकंडक्ट और मिसमैनेजमेंट के आरोपों की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू की जानी चाहिए। DOJ ने यह भी दावा किया कि आरोप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़े जाने के लिए बहुत गंभीर थे। डॉर्सी ने यह कहते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन FTX की नई मैनेजमेंट टीम और लॉ एनफोर्समेंट द्वारा करंटली की जा रही दूसरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए बेमानी होगी। डॉर्सी ने FTX के न्यूली अपॉइंटेड CEO जॉन जे रे के एक्सपीरियंस पर भी भरोसा किया, जो फाइनेंशियल कंडीशन की सख्त जरूरत वाली कंपनियों के साथ काम करते हैं। बैंकरप्ट क्रिप्टोकरेंसी ब्रोकरेज फर्म वॉयजर ने हाल ही में कॉइनबेस और बाइनेंस US को क्रिप्टो एसेट में $28.7 मिलियन ट्रांसफर किए। कॉइनबेस को $3.4 मिलियन वर्थ के 250 बिलियन शिबा इनू टोकन्स रिसीव हुए। शिबा इनू की कीमत में 5.66% की वृद्धि हुई है, क्योंकि एसेट $0.000137 टेरिटरी को रिक्लेम करती है। करंटली शिबा इनू $0.001371 पर ट्रेड कर रहा है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी रिसोर्स पेकशील्ड के अनुसार वॉयजर के रीसेंट मूवमेंट में $25.3 मिलियन वर्थ के 15,000 इथेरियम तक शामिल थे, जिन्हें कॉइनबेस और बाइनेंस US में ट्रांसफर कर दिया गया था। एल बैंक के CMO ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने के लाओस के प्रयासों के बारे में बात की है। काया वैंग के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से पॉजिटिव है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया में लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिटीजन के लिए ठोस लाभ हो सकता है। बैंक ऑफ द लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पेमेंट सिस्टम्स डिपार्टमेंट ने CBDC के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए टोक्यो बेस्ड ब्लॉकचेन डेवलपर सोरा मित्सु के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। पार्टनरशिप की घोषणा 7 फरवरी को की गई थी और निष्कर्षों के आधार पर लाओ PDR एक ऑफिशियल CBDC की स्थापना करने के लिए एडिशनल रिसर्च कंडक्ट करेगा। लाओ किप का डिजिटल फॉर्म D-LAC कमर्शियल बैंक्स के जरिए कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और रियल टाइम पेमेंट्स की अनुमति देते हुए इसे फॉरेन फिएट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कंज्यूमर्स DK का इस्तेमाल QR कोड को स्कैन करने और पेमेंट्स करने के लिए कर सकते हैं, चाहे उनके पास बैंक अकाउंट हो या ना हो। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।